नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ के लुलु मॉल की। लखनऊ में बने देश के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में नमाज पढ़ने के मामले को लेकर हैरान करने वाली हकीकत सामने आई। पता चला कि कुछ लोग शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने के बजाय सिर्फ नमाज पढ़ने गए थे, और सिर्फ नमाज पढ़ने नहीं, ये लोग नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल करने के इरादे से गए थे। मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल करके हिंदुओं को भड़काने के इरादे से आए थे, कंट्रोवर्सी खड़ी करने के इरादे से आए थे। ये लोग इस मॉल के ओनर, यूएई में बिलियंस का बिजनेस करने वाले इंडियन बिजनेसमैन यूसुफ अली को बदनाम करने के इरादे से आए थे। पता ही चला कि लखनऊ पुलिस को इस बात के सबूत मिल गए हैं कि मॉल में जानबूझकर नमाज पढ़ने का वीडियो शूट किया गया। सोच समझकर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। मकसद था विवाद खड़ा करना, टेंशन क्रिएट करना, मॉल को बदनाम करना। और यह हो भी गया जब एक हिंदू संगठन ने नमाज के जवाब में मॉल में सुंदर कांड का पाठ करने का ऐलान कर दिया। अब सवाल है कि मॉल में ऐसा विवाद खड़ा करने से किसी को क्या फायदा? मॉल को बदनाम करके किसी को क्या मिलता? यह तो मुसलमानों के लिए फक्र की बात होनी चाहिए कि यूपी में देश का सबसे बड़ा मॉल दुनिया के बड़े मुस्लिम टाइकून ने बनाया। फिर वहां इस तरह का विवाद क्यों पैदा किया गया? आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। असल में मॉल में नमाज पढ़ने की तस्वीरें पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया में वायरल थी। इस पर विवाद भी हो रहा था, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि वीडियो वायरल करने वालों का मकसद क्या था। आज यह सच सामने आया। जब यह बात सामने आई कि कुछ लोगों ने सोच समझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए पहले नमाज पढ़ी, वीडियो बनाया और उसे वायरल किया। मैंने लखनऊ में मौजूद अपने संवाददाता विशाल प्रताप सिंह से कहा कि वो उन लोगों के बारे में पता लगाएं जो तस्वीरों में नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे बात करें, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। विशाल प्रताप सिंह ने तहकीकात शुरू की और जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली थी। पता लगा कि नमाज इबादत के लिए नहीं, बल्कि वीडियो बनाकर वायरल करने के इरादे से पढ़ी गई थी। जो लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं वो मॉल में शॉपिंग करने नहीं आए थे, वो सिर्फ नमाज पढ़ने का वीडियो बनाने आए थे। यह हैरान करने वाली खबर अब से थोड़ी देर पहले विशाल प्रताप सिंह ने मुझे दी। विशाल ने बताया कि लखनऊ का यह वीडियो कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए बनाया गया वीडियो है। असल में 10 जुलाई को लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ। यह हमारे देश का सबसे बड़ा मॉल है और 13 जुलाई को इसमें नमाज पढ़े जाने का वीडियो वायरल हो गया। इस पर विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा, प्रदर्शन होने लगे, तो पुलिस ने भी जांच शुरू की। मॉल में चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। सीसीटीवी से पता चला जो लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं वो एंट्री गेट पर दिखे। इसके बाद सीधे एस्केलेटर की तरफ गए। ज्यादातर दुकानें फर्स्ट फ्लोर पर हैं, लेकिन ये लोग फर्स्ट फ्लोर पर नहीं रुके। ये 7 लोग सेकंड फ्लोर पर गए। सेकंड फ्लोर पर फूड कोर्ट है, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एरिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम है। ये लोग न फूड कोर्ट में गए, न बच्चों के एरिया में गए, न इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में गए, लेकिन वहां जो थोड़ी सी खाली जगह पड़ी थी वहां पहुंचे और नमाज पढ़ने लगे। नमाज पढ़कर ये लोग उठे और सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आए और मॉल से बाहर निकल गए। यह सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जो दिख रहा है उससे पुलिस को लग रहा है कि जिन लोगों ने लुलु मॉल में नमाज पढ़ी वो यहां इसी मकसद से आए थे। ये लोग शॉपिंग या किसी और काम से नहीं आए थे, क्योंकि न तो उन्होंने कोई शॉपिंग की, न किसी दुकान में गए, न मॉल में घूमे, न किसी से मिले। नमाज पढ़ी, चले गए और बाद में इसका वीडियो भी वायरल कर दिया। हालांकि पुलिस अभी तक खुलकर नहीं बोल रही है, क्योंकि पुलिस पहले उन लोगों को खोज लेना चाहती है जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज निकाली जा रही है, मुकदमा रजिस्टर्ड है और बहुत डीपली इसकी छानबीन की जा रही है और बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश किया जाएगा। सर, एक सवाल जो सबके मन में आता है वो ये आता है कि कुछ लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। क्या कोई कॉन्स्पिरेसी, साजिश जैसी चीज़ भी नजर आ रही है इसमें? प्रथम दृष्टया ये प्लांटेड ही लग रहा है
लेकिन अभी पूरी तरह से कह पाने में जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना जाए कोई निष्कर्ष निकालना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली कुछ घंटों में ही हम लोग इसका पर्दाफाश करेंगे। सारे सवाल ले लेता हूँ। कुछ पता लग पाया सर कि लोग कौन थे, आए, नमाज पढ़े, सीधे थर्ड फ्लोर पे चले गए? ये भी पता लगा कि उन्होंने ना तो कोई शॉपिंग की, ना तो ग्राउंड फ्लोर पे समय व्यतीत किया, सीधा थर्ड फ्लोर पे गए, नमाज पढ़ी और चले गए। डेफिनेटली बात सही है, इस पे पूरा होमवर्क चल रहा है और एक एक फुटेज को, प्रत्येक स्टेप को अनर्थ किया जा रहा है और बहुत जल्दी ये वर्कआउट होगा। बात दिखने में छोटी सी थी, लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ ये बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती थी और पुलिस की परेशानी भी समझी जा सकती। जब तक सब कुछ पुख्ता ना हो जाए तब तक आजकल के सेंसिटिव माहौल में कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं किया जा सकता, अफसर ज्यादा बोल नहीं सकते। लेकिन विशाल प्रताप सिंह ने बताया कि यह बात साबित हो रही है कि जो लोग मॉल में आए वो शॉपिंग करने नहीं आए थे, सिर्फ नमाज पढ़ने के इरादे से आए थे और नमाज पढ़ने भी नहीं, नमाज पढ़ने का वायरल वीडियो बनाने के इरादे से आए थे। अब पुलिस का फोकस इस सवाल का जवाब खोजने में है कि जो वीडियो शूट हुआ वो नमाज पढ़ने वाले को किसी साथी ने शूट किया या फिर मॉल में शॉपिंग करने आए किसी दूसरे आदमी ने। अब पुलिस सोशल मीडिया पर इस वीडियो का ट्रेल खोज रही है जिससे पता लगे किसने पोस्ट किया। वो उन लोगों में से तो नहीं जो मॉल में नमाज पढ़ने वालों के साथ आया हो। जैसे ही पुलिस को इस सवाल का जवाब मिलेगा पुलिस इस पूरी साजिश का खुलासा कर सकेगी। हालांकि एक बात क्लियर है, अगर इन लोगों का मकसद मॉल को बदनाम करना था, विवाद खड़ा करना था, तो इस मकसद में काफी हद तक कामयाब हो गए, क्योंकि 10 जुलाई को मॉल खुला, 13 जुलाई को विवाद हो गया। मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आते ही हिंदूवादी संगठनों ने पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़े जाने के खिलाफ आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पब्लिक प्लेसेस में किसी भी जगह पर नमाज पढ़ने, पूजा करने या किसी भी तरह की धार्मिक एक्टिविटी पर रोक लगा रखी है। इसलिए मॉल के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े होने लगे। उन्होंने अपने आप पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ने की परमिशन कैसे दी? अखिल भारतीय हिंदू महासभा नाम के एक संगठन ने तो शुक्रवार को यानी आज ही मॉल के भीतर सुंदरकांड का पाठ पढ़ने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई, मॉल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, इलाके के डीएम सिक्योरिटी का जायजा लेने पहुंचे। इसी दौरान मॉल के मैनेजमेंट ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेताओं से बात की। उन्हें बताया मॉल में नमाज पढ़ने के केस में उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी है। मॉल में जगह जगह इस बात की सूचना लिखकर लगा दी गई है कि मॉल परिसर में किसी तरह की किसी रिलीजियस एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी जाएगी। मॉल के मैनेजमेंट ने हिंदू महासभा के लोगों से रिक्वेस्ट की कि अब वो भी मॉल में सुंदरकांड के पाठ का प्रोग्राम कैंसिल कर दें, क्योंकि माहौल बिगड़ने का डर है। इसके बाद महासभा ने लुलु मॉल में सुंदरकांड के पाठ के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। लुलु मॉल का पूरा प्रशासन यहाँ पर अभी घर आया था और वरिष्ठ अधिकारी एडीसीपी दक्षिण श्री राजेश श्रीवास्तव जी यहाँ पर आए थे। उनके साथ तमाम और आला अफसर आए थे और उन्होंने कहा था जो वहाँ सैकड़ों कैमरे लगे हैं, उन कैमरों में कि जो नमाजी थे उनको चिन्हित करने के लिए कुछ समय दिया जाए और एडीसीपी साहब ने कहा जब वो चिन्हित हो जाएंगे तो उनको पकड़ने के लिए हमको कुछ समय दिया जाए। तो इन बातों को लेकर के फिलहाल इस कार्यक्रम को आप कैंसिल कर दीजिए, तो हम लोग इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि लगभग कितने दिन लगेंगे, तो करें जल्द से जल्द। इसका मैं आपको वचन दे रहा हूँ, इनको अरेस्टिंग करूँगा, क्योंकि ये प्रदेश की साख का सवाल है, एक प्रतिष्ठा का सवाल है, एक मॉल की बदनामी का सवाल है। हजारों करोड़ में मॉल बना है, तो निश्चित तौर पे इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपकी जीत इसी में है कि आपने जो बात कही थी कि वहाँ उपासना दोबारा ना की जाए, उस शर्तों को उन्होंने मान लिया है। और एक पोस्टर भी उन्होंने मुझे दिखाया कि उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस लुलु मॉल में किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो है पूजा पाठ या नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। यहाँ पर केवल खरीदारी के लिए मॉल ये जो बना है, मनोरंजन के लिए बना है, उस पर आए लोग और इसका आनंद लें और अपने अपने घर जाएं। अब कौन सोच सकता था कि लुलु मॉल खुलते ही इतना बड़ा विवाद हो जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट भी परेशान है, क्योंकि मॉल खुलते ही इस तरह की कंट्रोवर्सी हो गई। इसलिए हिंदू महासभा के लोकल लीडर्स को बनाने के बाद मॉल के मैनेजमेंट ने सफाई दी। मॉल में एक नोटिस लगाया गया जिसमें लिखा था कि यहां किसी को भी पूजा पाठ या इबादत करने की परमिशन नहीं है। मॉल के जनरल मैनेजर ने एक बयान में कहा कि जिन लोगों ने मॉल में नमाज पढ़ी वो उनके कर्मचारी नहीं थे,
जनरल मैनेजर ने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर इबादत के खिलाफ है। किसी भी प्रकार की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहां अनुमति नहीं दी जाती। हम अपने फ्लोर स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी गतिविधियां पर नजर रखी जाए। इस मॉल को हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और हम अपने मीडिया के दोस्तों से ये आग्रह करते हैं कि आप सभी हमारा इस चीज में सहयोग करें। धन्यवाद। परेशानी साफ जाहिर हो रही है। असल में जब ये मॉल बना था, इसका उद्घाटन हुआ था, उसके 48 घंटे बाद नमाज पढ़ने का ये वीडियो वायरल हुआ था। उसी वक्त मुझे शक हुआ था कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मामला सीधा नहीं था, टेढ़ा दिखाई दे रहा था और जितना दिख रहा था उससे ज्यादा था। क्योंकि लुलु मॉल कोई साधारण मॉल नहीं है, देश का सबसे बड़ा मॉल है। 22 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बना है, 2000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। फूड कोर्ट में 1500 लोगों के एक साथ बैठकर खाने का इंतजाम है। 3000 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था है। 11 थिएटर्स हैं और सबसे कम वक्त में यह मॉल बनकर तैयार हुआ। इसके अलावा एक खास बात यह है कि लखनऊ में लुलु मॉल मुस्लिम बिजनेसमैन एमए यूसुफ अली ने बनवाया है और योगी आदित्यनाथ से इसका उद्घाटन करवाया। यूसुफ अली और उनके कारोबार और मोदी के साथ उनके रिश्तों के बारे में हम आपको बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि लुलु मॉल में नमाज पढ़ने की वीडियो का मकसद क्या है, यह समझ भी आ जाएगा। कारोबारी एमए यूसुफ अली मूल रूप से इंडियन है, हिंदुस्तानी है, केरल के रहने वाले हैं। वो लुलु ग्रुप के चीफ हैं। यूसुफ अली ने बहुत कम उम्र में अपने चाचा का रिटेल बिजनेस संभाल लिया था और कारोबार को बढ़ाने के लिए वो अबू धाबी चले गए। 2021 में फोर्ब्स मैगजीन में यूसुफ अली दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में 38वें नंबर पर थे। यूसुफ अली के लुलु ग्रुप का कारोबार 22 मुल्कों में है। उनके ग्रुप में 57,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। वो यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के सबसे कामयाब कारोबारियों में गिने जाते हैं। 2021 में यूसुफ अली को अबू धाबी के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारे देश में भी उन्हें पद्मश्री और प्रवासी भारतीय का पुरस्कार दिया जा चुका है। पिछले महीने 4 जून को लखनऊ में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें एमए यूसुफ अली ने यूपी में 2500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का वादा किया। वो लखनऊ के अलावा वाराणसी और प्रयागराज में भी शॉपिंग मॉल बनाने जा रहे हैं। लखनऊ बना लुलु मॉल इस ग्रुप का भारत में 5वां मॉल है। एमए यूसुफ अली के ग्रुप ने इससे पहले कोची, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और में भी लुलु मॉल बनाए हैं। लखनऊ के मॉल का उद्घाटन 10 जुलाई को योगी आदित्यनाथ ने किया और जब उद्घाटन कर रहे थे तो योगी आदित्यनाथ जिस गाड़ी में बैठे थे उसे यूसुफ अली ड्राइव कर रहे थे और वहां यूसुफ अली ने कहा कि बिजनेसमैन के लिए योगी ने जो माहौल बनाया है उससे इन्वेस्टर्स का हौसला बढ़ा है। योगी के भरोसे पर ही उन्होंने यूपी में इन्वेस्टमेंट का फैसला किया। August 2017, I met the Honorable Chief Minister and seek his valuable blessings. After seeing our proposal, Honorable Chief Minister told me that आप काम शुरू कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत न तकलीफ नहीं होएगा। So this is the confidence of investors of our Honorable Chief Minister. जो अभी देख रहा है आप लोग जो शॉपिंग मॉल जो हमारा चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट में है, थैंक यू वेरी मच। और हम उसी टाइम चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया था कि आप ही आके इनागुरेट करना। थैंक यू वेरी मच, आप हमारा बात माना और आया, थैंक यू वेरी मच। इन यूसुफ अली के बारे में 2-4 बातें आपको और बता देता हूं। यूसुफ अली यूएई के सबसे सफल कारोबारियों में से एक हैं। उन्हें अबू धाबी के चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट पर अपॉइंट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जब से सरकार में आए तब से वो यूएई से गल्फ कंट्री से रिश्ते बेहतर बनाने में जुटे हैं। 4 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान वहां के कारोबारियों से लगातार मिलते हैं। यूसुफ अली से नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात दुबई और अबू धाबी में हुई। यूसुफ अली ने
भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई। उन्हें जून में लखनऊ में हुए इन्वेस्टर समिट में बुलाया गया, जहां यूसुफ अली ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना यूपी प्लान सबमिट किया, उसके बारे में बताया। यूपी में बन रहे अपने मॉल्स के मॉडल भी दिखाए। एक और आपको बात बताऊं, 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी दुबई गए तो यूसुफ अली उनसे एक बार फिर मिले। यूसुफ अली ने प्रधानमंत्री के रुपे कार्ड योजना की तारीफ की। बताया उन्होंने इस कार्ड को हर उस मुल्क में लागू करने का फैसला किया है जहां जहां उनका कारोबार है। यूसुफ अली ने प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताया कि वो कश्मीर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। हमारा 22 कंट्रीज में प्रेजेंस है। अभी आप रुपये कार्ड लॉन्च किया तो हमारे 174 शॉपिंग मॉल्स एंड हाइपर मार्केट्स है। हमारा 174 हाइपर मार्केट और 4000 रिटेलर्स हमारे शॉपिंग मॉल्स में, सब में हमने रुपया कार्ड लेने के लिए डिसाइड किया है और हमारा आईटी डिपार्टमेंट ऑलरेडी रेडी है। और सिर्फ इंडियन टूरिस्ट के लिए नहीं है, इधर जो इतना इंडियंस रहता है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि साहब ये मंथ एंड में पैसा कम होता है तो रुपये कार्ड में इंडिया का या एनआरआई अकाउंट से लोग पैसा ले सकते हैं, तो इधर का भी बिजनेस के लिए भी अच्छा है। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू प्रमोट रुपये कार्ड। हमने कश्मीर का बोला है, अम्बाज साहब से भी बात किया। हमने उधर सी लॉजिस्टिक सेंटर और प्रोक्योरमेंट के लिए हमने ऑलरेडी टीम नेक्स्ट वीक भेज रहा है, क्या क्या चीज़ उधर से इधर ले सकता है, क्योंकि हमारा 3000 करोड़ का इंडिया का इंपोर्ट है, उसमें से कश्मीर से क्या ले सकता है। अब जाहिर है जब रुपे कार्ड को दूसरे देशों में लाने की बात करेंगे, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, लखनऊ में, वाराणसी में मॉल की बात करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी प्रभावित तो होंगे ही। इसलिए मैं आपको सुनवाता हूं कि नरेंद्र मोदी ने यूसुफ अली की तारीफ में क्या कहा। उन्होंने बताया कि यूसुफ अली के बिजनेस प्लान से भारत को कैसे फायदा होगा। मैं यूसुफ अली को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने बराबर चीज को पकड़ा है, क्योंकि कश्मीर की धरती में इतने उत्तम प्रकार की पैदावार है, इसको अगर हम इंपोर्ट करें, प्रॉपरली पैकेजिंग करें, तो ग्लोबली बहुत बड़ा मार्केट इंतजार कर रहा है। और मैं मानता हूं कि उससे कश्मीर के जो उत्पादक हैं उनको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। तो एक अच्छा विचार आपने रखा है। सारी बातें देखने के बाद मुझे लगता है कि लखनऊ के लुलु मॉल में जो हुआ वो जानबूझकर नमाज और सुंदरकांड के नाम पर हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करने के इरादे से किया गया। वो इस मॉल को बनाने वाले यूसुफ अली को मुसीबत में डालने के लिए किया गया। और यूसुफ अली इसलिए निशाने पर आए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं। यूसुफ अली दुनिया के 22 मुल्कों में हाइपर मार्केट और शॉपिंग मॉल चलाते हैं। यूसुफ अली ने भारत के बाहर सबसे ज्यादा भारतीयों को नौकरी दी है। ये एक और वजह है जिसने नरेंद्र मोदी को प्रभावित किया। जब भी यूएई के दौरे पर मोदी गए वो पब्लिकली यूसुफ अली से बात करते दिखाई दिए। जून महीने में जब नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर लखनऊ गए तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे यूसुफ अली उन्होंने बनारस और लखनऊ में बनने वाले शॉपिंग मॉल्स के बारे में बताया था। मोदी ने यूसुफ अली के इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेकर उनकी तारीफ की, यह भी मैंने आपको सुनवाया। लेकिन लगता है यही तारीफ यूसुफ अली को भारी पड़ गई। उन्हें बदनाम करने के लिए, उन्हें कंट्रोवर्सी में डालने के लिए उनकी मॉल में नमाज का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। और फिर सुंदरकांड पढ़ने वाले भी मैदान में आ गए। अगर वक्त रहते एक्शन नहीं लिया जाता तो बात बिगड़ सकती थी। लेकिन यूसुफ अली का संबंध सिर्फ इन्वेस्टमेंट और मॉल से नहीं है। यूएई और सऊदी अरब में उनका बड़ा कारोबार है, काफी रसूख है।
इस वजह से यूसुफ अली भारत और गल्फ कंट्रीज के बीच में एक दोस्ती की मजबूत कड़ी है। मुझे लगता है कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी, इसीलिए सोची समझी साजिश की गई। अब मैं आपको एक और साजिश के बारे में बताता हूं। कल मैंने आपको देश को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने की पीएफआई की साजिश के बारे में बताया था। आज इस मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए। आज ये बात सामने आई कि पाकिस्तान ने दावत इस्लामी के जरिए 25,000 से ज्यादा लोगों का स्लीपर सेल खड़ा कर लिया है। दहशतगर्दों का हमारे मुल्क में यह अब तक का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क के तार पीएफआई से जुड़े हैं। सियासी मुद्दों के लिए एसडीपीआई इसी स्लीपर सेल का इस्तेमाल करता है। आज इस बात के भी सबूत मिले कि हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश काफी गहरी थी। फुलवारी शरीफ से आज एक और लड़के को अरेस्ट किया गया जो गजवाए हिंद नाम के व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था। इस ग्रुप में 100 से ज्यादा मेंबर हैं। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी शामिल हैं। इस ग्रुप का एडमिन पाकिस्तान का है जो वहां से मैसेज और इंस्ट्रक्शंस भेजता था। ग्रुप के मेंबर्स इसे दूसरे ग्रुप पे फैलाते थे। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सर तन से जुदा के जो नारे अचानक सुनाई देने लगे, यह आम आदमी की आवाज नहीं थी। इसके पीछे पीएफआई की साजिश है। पता चला कि पीएफआई के लोग प्रदर्शन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर कुछ लोगों को भड़काकर घर से निकालते हैं, फिर भीड़ के बीच जाकर गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, उसका वीडियो बनवाते हैं और उसे सोशल मीडिया के जरिए टारगेटेड ग्रुप में भेजते हैं। आज इस बात के भी सबूत मिल गए कि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के केस में जिस खादिम गौर चिश्ती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो भी पीएफआई से जुड़ा है। उसे हैदराबाद से अरेस्ट किया गया है और अब पुलिस और एनआईए पुराने प्रोटेस्ट के वीडियोस खोज रही है। उनमें जो लोग शामिल थे उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलिस को लग रहा है कि सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए नहीं गए, साजिश के तहत कुछ लोगों से लगवाए गए और उन्हें भीड़ के नारे दिखाए गए। इसके कई सारे सबूत मेरे पास में है। पहला सबूत तो उदयपुर में मिला। उदयपुर में ही सबसे पहले सर तन से जुदा के नारे को हकीकत में बदला गया। कन्हैयालाल की हत्या की गई, सरेआम गला काट दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सर तन से जुदा जैसे नारे सबसे पहले उदयपुर में लगे थे और आज इसका सबूत सामने आया। उदयपुर में सबसे पहले 9 जून को पीएफआई ने गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा जिस तरह का नारा 9 जून को सबसे पहले उदयपुर में लगवाया था और उसके बाद 28 जून को कन्हैयालाल का गला काट दिया गया। आज मेरे पास 9 जून के उस प्रोटेस्ट का वीडियो आया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं 9 जून को उदयपुर में हुए प्रोटेस्ट की हैं। ये प्रदर्शन पीएफआई ने ऑर्गेनाइज किया था। लोगों को पैगंबर के शान में गुस्ताखी के विरोध में के नाम पर इकट्ठा किया। भीड़ जुट गई। लोग अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे। नूपुर शर्मा को फांसी की सजा के नारे लगा रहे थे। ये रैली मस्जिद से निकलकर कलेक्ट्रेट तक गई। रास्ते में पीएफआई के कुछ लोग आगे आ गए, पीएफआई का झंडा हाथ में लिया और भड़काऊ नारे लगाने लगे और भीड़ में शामिल पीएफआई के कुछ लोग नारों को दोहराने लगे। पीएफआई के इस रैली में नारा लगा, सर चाहिए, गुस्ताखे रसूल का सर चाहिए। नूपुर शर्मा को फांसी दो। नारे तकबीर। ये 9 जून की तस्वीरें हैं। नारेबाजी के बाद पीएफआई के लोगों ने माइक संभाल लिया और कलेक्ट्रेट के बाहर भी भड़काऊ तकरीरें हुई। कहा गया कि नबी की शान में गुस्ताखी पर वो गर्दन भी काट सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। धमकी देने वाले अंदाज में कहा गया कि मुसलमानों को जगाओ मत, क्योंकि अगर मुसलमान जाग गए तो मजहब को छेड़ने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि मुसलमान अभी तो चुप बैठा है, मगर उसको जगाओ मत छेड़ो उसे। अगर छेड़ोगे तो आज तारीख उठा करके देख लो, जिस चीज से छेड़ा है उसका निशान तक नहीं बचा। हमारे माँ बाप भाई बहन हमारी औलादे सब हमारे नबी की शान
हमारी गर्दनें उड़ा देना। अगर नबी की शान में गुस्ताखी नहीं सुनेंगे, गर्दनें काटनी पड़ी तो कटवा देंगे, गर्दनें काटनी पड़ी तो कटवा देंगे। आप चाहो तो हमें जेल में डाल देना, कोई गम नहीं है। नबी की शान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे। 9 जून का ये वीडियो आज सामने आया है। इसमें सिर्फ मरने मारने की बातें कहकर ही दिल नहीं भरा, चेतावनी दी गई अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई, नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने वालों को अरेस्ट नहीं किया गया तो भारत का हाल भी डेनमार्क जैसा कर दिया जाएगा। आपको याद होगा एक डेनिश कार्टूनिस्ट पर भी नबी की शान में गुस्ताखी का आरोप लगा था, जिसके बाद डेनमार्क में बड़े पैमाने पर वायलेंस हुई थी, आगजनी हुई थी। 2007 में यह कार्टून बनाया गया और पिछले साल अक्टूबर में एक सड़क हादसे में कार्टूनिस्ट की मौत हो गई और दावा किया गया कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। उदयपुर में पीएफआई ने इसका हवाला दिया, कहा कि अगर मुसलमानों की बात सरकार ने नहीं सुनी तो जैसा डेनमार्क में हुआ वैसा ही हाल भारत में भी किया जाएगा। हर दिन के अंदर अगर कोई गिरफ्तारी, कोई स्टेटमेंट अंजुमन में सबमिट नहीं ये हुआ, सारे वीडियो पीएफआई की साजिश के बारे में बताते हैं। 9 जून को नूपुर शर्मा के विरोध के नाम पर पीएफआई ने प्रोटेस्ट किया और सिर काटने के नारे को हवा दी। यहीं से शुरुआत हुई और इसके अगले दिन राजस्थान के ब्यावर में इसी तरह का एक और प्रोटेस्ट आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन के पीछे भी पीएफआई था। पीएफआई ने प्रशासन से प्रदर्शन की बाकायदा परमिशन ली, लेकिन परमिशन मौन जुलूस, साइलेंट मार्च के नाम पर ली गई। लेकिन यहां भी सर तन से जुदा के नारे लगे। भीड़ आम मुसलमानों की थी जो इस्लाम की शान के नाम पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन ये सारी भीड़ कसूरवार नहीं थी। इस भीड़ में कुछ पीएफआई के लोग घुस गए और उन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाने शुरू कर दिए। 10 जून को ब्यावर में हुए इस प्रोटेस्ट में जो शख्स बीच में जोर जोर से नारा लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में पता किया तो मालूम हुआ व्यक्ति का नाम है वाहिद कुरैशी। वाहिद कुरैशी पीएफआई का एक्टिविस्ट है। इसी ने भीड़ इकट्ठा की और इसी ने इस तरह के नारे लगवाए। लोगों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पीएफआई के लीडर ने नारे लगाए। उसके बाद मौलानाओं ने कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान अपने बच्चे कुर्बान कर सकता है, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बार बार कहा गया कि अगर नूपुर शर्मा पर एक्शन नहीं होगा तो फिर इसका हश्र बुरा होगा। याद रखें, मुसलमान जुल्म बर्दाश्त कर सकता है, भूख बर्दाश्त कर सकता है, प्यास बर्दाश्त कर सकता है, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की ज़ात पर कुर्बान कर सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात के ताल्लुक़ से छोटी सी भी गुस्ताखी दुनिया का एक अदना सा मुसलमान भी मंजूर और कबूल नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो किसी भी धर्म गुरु के ताल्लुक़ से ज़ुबान खोलेगा गलत तरीके से, उसका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। ये सारे वीडियोस देखकर आपको इस बात का अंदाजा होगा कि पीएफआई किस तरह की साजिश रच रहा है और इसकी वजह से हर तरह के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ज्यादातर मुसलमान ऐसी रैलियों के, ऐसे नारों के पक्ष में नहीं है, लेकिन पीएफआई मौलानाओं से इस तरह की बयानबाजी करवाता है। पीएफआई के मेंबर वाहिद कुरैशी का इसमें एक्टिव रोल है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वाहिद कुरैशी की है। हाथ में जो पोस्टर ले रखा है उसमें पीएफआई लिखा है, साथ ही
अल कुड्स भी लिखा है। अल कुड्स जेरूसलम की एक मस्जिद है जिसे लेकर इजराइल और मुस्लिम देशों में स्ट्रगल चलता रहता है। इस पोस्टर से यह बात साफ हो जाती है कि वाहिद कुरैशी रेडिकलाइज्ड है। ब्यावर के एडिशनल एसपी ने भी माना कि 10 जून को जो प्रोटेस्ट मार्च हुआ था उसमें वाहिद कुरैशी का अहम रोल था और वो पीएफआई का एक्टिव मेंबर है। पुलिस ने इसराइली और इसके बाद माहौल बिगाड़ने की साजिश के मामले में अब तक 13 लोगों को हिरासत में लिया है। ये 10 तारीख को रैली हुई थी, तो नमाज का टाइम था, वहाँ से निकल के एसडीएम ऑफिस तक रैली निकली है, उसमें पुलिस की वीडियोग्राफी भी हुई है। और उसके बाद ऐसा हुआ है कि 108 सीआरपीसी होता है, इसमें सांप्रदायिकता फैलाने वाले और अशांति फैलाने के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो इसमें 5-6 जो मेल लीडर्स थे इनके, उनको बाउंड डाउन किया हुआ है। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट में करना चाह रहा हूँ वो ये है, 5 मई से अभी तक जब ये रैलीज और इस तरह के जो माहौल ख़राब करने का है, तो ब्यावर सिटी के अंदर ओनली 13 लोगों को 108 सीआरपीसी के अंदर हमने एक्शन लिया है और लगातार इस पर एक्शन जारी है। पीएफआई के जो बाउंड डाउन हुए हैं 5-6 लोग, वो मैं आपको सर डिटेल्स पूरा हम एक प्रेस नोट करेंगे तो उसमें दे देंगे आपको, है ना। इसमें एक मेन लड़का था वो मोहम्मद वसीम, इसमें 5 वाहिद कुरैशी, तो उनको भी बाउंड डाउन हुआ है। उसके अलावा 5-6 लोग और हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। मोहम्मद वाहिद कुरैशी बिलोंग्स टू पीएफआई, ये पीएफआई का वर्कर है, सदस्य, हाँ, तो वो ये है, बिल्कुल है जी। पीएफआई का जी एक्टिव मेंबर है। एक्टिव पैसिव देखिए ये डिपेंड करता रहता है क्या काम कर रहे हैं, लेकिन ये मेंबर है और इन्हीं के बेसिस पे एक्शन जो भी, मतलब इसमें हमको तो ये देखना होता है कि ये असांप्रदायिकता फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे, तो उस बेसिस पे एक्शन लिया जाता है। अब तक जो मैंने आपको वीडियो दिखाए वो 9 और 10 जून के वीडियोस हैं, पीएफआई के एक्शंस के सबूत हैं। एक उदयपुर का वीडियो था, दूसरा ब्यावर का। और अब जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनिए। ब्यावर अजमेर जिले में है, अजमेर से कुछ ही दूर है। इसके बाद अगला प्रोटेस्ट अजमेर शरीफ की दरगाह के बाहर हुआ और यह प्रदर्शन हुआ 17 जून को, जिसमें दरगाह के खादिम गौर चिश्ती ने सरतन से जुदा के नारे लगवाए। फिर गौर चिश्ती उसी दिन उदयपुर गया, रात में ही मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस से मिलकर वापस लौट आया और उसी दिन मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने हाथ में चाकू लेकर वीडियो बनाया, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले का गला काटेंगे, और 28 जून को दोनों ने कन्हैयालाल का गला काट दिया। ये सीक्वेंस मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप ये समझ सकें कि जो साजिश पीएफआई ने 9 जून को नारे लगवाकर उदयपुर से शुरू की थी, वो अजमेर होते हुए उदयपुर में आकर अंजाम तक पहुंच गई। गौर चिश्ती 28 जून को फरार हो गया, लेकिन अब यह खादिम भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि हैदराबाद में भी गौर चिश्ती को छुपाने में पीएफआई ने मदद की। अब यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, मतलब साफ है सब कुछ एक प्लान था। पहले नारे लगवाए, लोगों को भड़काया, इसे आम मुसलमानों की बात कहकर दिखाया, फिर अपने स्लीपर सेल को एक्टिव किया, कन्हैयालाल की हत्या करवाई, और हत्या के बाद क्या करना है, कहां जाना है, किसको कहां छुपाना है, वीडियो कैसे वायरल करना है, यह सब पहले से डिसाइडेड था। पहले यह केस एक आइसोलेटेड मामला लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती गई, यह समझ आता गया कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उसी साजिश का हिस्सा है जिसके दस्तावेज पटना के फुलवारी शरीफ में मिले हैं। राजस्थान की पुलिस गौर चिश्ती को हैदराबाद से अजमेर लेकर आ गई। पुलिस ने गौर चिश्ती के साथ एहसानुल्लाह के नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया है। गौर चिश्ती एहसानुल्लाह उर्फ मुदव्वर के घर में छुप कर रह रहा था। हैदराबाद के अंदर से उसको जो घोष महल इलाका है वहां से उसको डिटेन किया गया है और उसको अरेस्ट किया गया है। उसको जो शरण देने वाला है उसको भी डिटेन किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और उसका क्या योगदान है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर उसको भी किया जा रहा है। हैदराबाद के अंदर जो हमारी टीम गई हुई थी उसने वहाँ वेश बदल करके और हैदराबाद पुलिस के सहयोग से इसको अरेस्ट किया गया है और इसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन हैदराबाद टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारी टीम का पूरा सपोर्ट किया और इसको अरेस्ट करने में हमारी मदद की। लगभग ये 1 तारीख के आसपास से हैदराबाद के अंदर था। हर बात के तार जाकर पीएफआई से जुड़ते हैं। गौर चिश्ती को पीएफआई के लोगों ने छुपाया, मुनव्वर पीएफआई से जुड़ा है, वो एक मस्जिद का मौलाना भी है। गौर चिश्ती पहले भी वहां जाता रहा है। इतना ही नहीं, गौर चिश्ती के कहने पर मुनव्वर कुछ वक्त पहले अजमेर की दरगाह में भी आया था। पुलिस को तो यह भी पता लगा है कि कन्हैयालाल के कातिल मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद भी हैदराबाद गए थे, एहसानुल्लाह से मिले थे।
पुलिस के मुताबिक गौहर चिश्ती को पकड़ना मुश्किल काम था। पुलिस को गौहर चिश्ती की लोकेशन हैदराबाद में तो मिल चुकी थी। टेक्निकल सर्विलांस से यह भी पता लगा कि वो हैदराबाद के गौस महल इलाके में है। उसकी लोकेशन हैदराबाद की तोपची मस्जिद के पास मिल रही थी। पुलिस का दावा है कि गौस मोहम्मद 1 जुलाई को ही हैदराबाद पहुंच गया था, इसलिए अजमेर पुलिस के 6 जवानों को हैदराबाद भेजा गया। सबको हिदायत दी गई थी कि कोई पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने तोपची मस्जिद के पास एक कमरा किराए पर लिया। सब इंस्पेक्टर सुनील हाड़ा इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। चूंकि तोपची मस्जिद का इलाका मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी है, किसी को शक ना हो इसलिए पुलिस वालों ने अपना गेटअप चेंज कर लिया, मुस्लिम नाम रखे और हर रोज पठानी सूट पहनकर रैकी करने लगे। असल में टेक्निकल सर्विलांस से यह तो पता चल गया था कि गौहर चिश्ती तोपची मस्जिद के इलाके में है, लेकिन पिन पॉइंट लोकेशन नहीं मिल रही थी। ऊपर से गौहर चिश्ती घर में ही रहता था, बाहर नहीं निकलता था, इसलिए गौहर चिश्ती को पिन पॉइंट लोकेशन पर ट्रेस करना पुलिस के लिए मुश्किल काम था। 10 दिन तक उन्हें किराए में मकान लेकर उसी इलाके में रहना पड़ा, तब जाकर गौहर चिश्ती का पता चला। वो हैदराबाद के मुनव्वर के घर में रह रहा था। जब पुलिस को घर की लोकेशन मिल गई तो गौहर चिश्ती के साथ साथ कल मुनव्वर को भी अरेस्ट कर लिया। इस काम में हैदराबाद पुलिस ने भी राजस्थान पुलिस की मदद की। पता यह भी चला कि हैदराबाद जाने से पहले गौहर चिश्ती जयपुर और पूर्णिया भी गया था। पूर्णिया में भी पीएफआई ने उसका साथ दिया। एनआईए भी गौहर चिश्ती की कस्टडी ले सकती है, तब जाकर उससे पीएफआई के कनेक्शन के बारे में डिटेल्ड इंटरोगेशन किया जाएगा। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य बता रहे थे कि फिलहाल पुलिस ने गौहर चिश्ती से जो शुरुआती पूछताछ की है उसमें इसी बात पर फोकस है कि कन्हैयालाल की हत्या से पीएफआई का क्या कनेक्शन है। जब टीम को पता लगा कि वो यहाँ पे है तो इसको पकड़ना आसान नहीं था, तो टीम ने मल्टीपल एफर्ट्स के साथ इवन हैदराबाद पुलिस की भी हेल्प मदद ली इसमें और उसको घर से दस्तयाब किया। जिस वक्त पकड़ने की पुलिस ने प्रयास किया, इसने बाथरूम के माध्यम से छत पे कूद के भागने का प्रयास किया, तो इसको हाथ में कुछ खरोंचे भी आई हैं। कितने दिन से था सर? करीब 10-12 दिन से ये हैदराबाद में छुपा हुआ था। पीएफआई दावत इस्लाम से कोई सीधा इसका कनेक्शन, कुछ इस तरीके की चीज़ों पे आप लोग इस्टेब्लिशमेंट कुछ कर रहे हैं? डेफिनेटली इन चीज़ों पे हम इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेंगे। बहुत क्लियर नहीं है अभी तक, प्राइमा फेसी कुछ भी कहा जाना जल्दबाजी होगी, बट हर एक एस्पेक्ट पे, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे पीएफआई कनेक्शंस हो या फिर कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस हो या इसके कॉन्टैक्ट लिस्ट हो, उसके हर पहलू पे जांच की जाएगी। पुलिस को इस बात के प्रूफ तो मिल गए हैं कि गौहर चिश्ती का पीएफआई से डायरेक्ट कनेक्शन है। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि गौहर चिश्ती के चाचा और अजमेर शरीफ दरगाह की अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सरवर चिश्ती के रिश्ते पीएफआई से कितने गहरे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ दरगाह परिसर में पीएफआई के नेताओं के साथ मीटिंग करते दिखाई दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने दरगाह में आने वाले लोगों से हिंदू दुकानदारों का बॉयकॉट करने को कहा था। अब पुलिस सरवर चिश्ती की कुंडली को खंगाल रही है। अजमेर के एसपी से जब सरवर चिश्ती के बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने इतना ही कहा कि कानून के तहत सरवर चिश्ती को भी नोटिस जारी किया गया है, जांच हो रही है और उसके बाद एक्शन भी होगा। सरवर चिश्ती के जो उसने बयान दिए हैं उसके अंदर हमने उसको पाबंदी की कार्रवाई के लिए एडीएम को भेज दिया गया इस्तिगासा, और उसके अंदर है उसको नोटिस जारी हो रहे हैं। इसमें कार्रवाई क्यों हुई सर? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी वो कोर्ट का मामला है, उसको नोटिस जारी हो रहा है। सरवर चिश्ती का एक वीडियो था जिसमें वो पीएफआई के मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराते हुए दरगाह के अंदर दिखाई दिए, वो लगातार उनसे बात कर रहे थे और सरवर चिश्ती एक्टिव मेंबर बताए जा रहे हैं पीएफआई के। तो क्या ये सारा मामला जो है सरवर चिश्ती, गौहर चिश्ती, आदिल चिश्ती, इन तमाम चिश्तियों से पूछताछ करने का काम पीएफआई के एंगल पे पुलिस करेगी या नहीं करेगी? पुलिस है वो हर एंगल पे इनसे पूछताछ करेगी और हर एंगल पे जांच करके जांच के आधार पे डिसीजन लिया जाएगा। अब ये तो साफ है कि उदयपुर में कन्हैया की हत्या हो, अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर सर तन से जुदा के नारे हों, राजस्थान में जगह जगह भड़काने वाला प्रोटेस्ट हो और लोगों को धमकियां दी गई हैं, इन सब के पीछे पीएफआई है। कन्हैया के हत्यारे पकड़े गए हैं, हत्यारों की मदद करने वाले पकड़े गए हैं, साजिश में शामिल लोग भी पकड़े गए हैं। जांच हैदराबाद तक पहुंच चुकी है। पीएफआई के कौन से लोग इनकी मदद कर रहे थे,
अब वो भी पकड़े जाएंगे। जाहिर है सारी साजिश का खुलासा तभी होगा, लेकिन अब तक जो प्रूफ मिले हैं उससे यह क्लियर कि राजस्थान में जो हुआ वो पीएफआई के एक बड़े प्लान का सिर्फ एक पार्ट था, एक हिस्सा था। बड़ी साजिश तो 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क में तब्दील करने की है। इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पीएफआई ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया है और इसका एक और सबूत आज मिला। आज बिहार पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया जो गजवाए हिंद की बात कर रहा था। गजवाए हिंद का मतलब होता है भारत में इस्लामिक रूल के लिए जंग। फुलवारी शरीफ से जिस अहमद दानिश उर्फ ताहिर नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया, वो व्हाट्सएप पर गजवाए हिंद नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था। इस ग्रुप में 181 मेंबर थे, जिनमें भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी शामिल हैं। ताहिर 2006 से 2020 तक दुबई में काम करता था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के बाद वो वापस आ गया था और फुलवारी शरीफ में रहने लगा। यहां उसने गजवाए हिंद नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले मैसेजेस और वीडियोस लगातार सर्कुलेट होते थे। ये वो ताहिर है जिसने गजवाए हिंद के नाम से एक प्रोफाइल बनाया और इसमें करीबन 100 से ज्यादा वो लोग शामिल थे जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के थे और देश के खिलाफ एक बार फिर से ये पूरी प्लानिंग के साथ यहां पर कार्रवाई करने का मन बना चुका था और यहां पर इंस्टिगेट कर रहा था। इस समय बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? कुछ वायलेंस गजवाए हिंद के ऊपर वायलेंस मतलब फैला रहा था गजवाए हिंद के नाम। क्यों बनाया था गजवाए हिंद तुमने? पाकिस्तान से कितने लोग थे तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं उस हैंडल चलाओ? ताहिर है जिसके ऊपर आरोप है कि ताहिर इसका कोड नेम है और मखरूर इसका नाम है। इसके ऊपर आरोप है कि इसने एक प्रोफाइल क्रिएट किया और गजवाए हिंद के नाम से जिसमें भारत का नक्शा था उसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ था और करीबन 100 से ज्यादा लोग उसमें मौजूद थे और सभी भारत में देश विरोधी गतिविधियों के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे और इसीलिए वो इंस्टिगेट कर रहे थे। रिपोर्टर्स ने ताहिर का पक्ष जानने की भी कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाया। ताहिर ने गजवाए हिंद नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसके बारे में आज पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कई चौंकाने वाली बातें बताई। उन्होंने बताया कि गजवाए हिंद व्हाट्सएप ग्रुप को एक पाकिस्तान के नंबर से क्रिएट किया गया था। पाकिस्तान में फैजान नाम का शख्स इसका हैंडलर है। वो इस ग्रुप में भड़काऊ मैसेजेस भेजता है और ग्रुप के मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को अपने साथ जोड़ने के लिए कहता था। कल रात को इसकी गिरफ्तारी की गई है, इस सुपुर एरिया से गिरफ्तारी की गई है। उसके पश्चात इसको थाना लाया गया और इसके पास जो मोबाइल फ़ोन था उसका तकनीकी विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के क्रम में पता चला कि ये व्यक्ति गजवाए हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैज़ान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। और उसके बाद जो ताहिर है और दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था और उसमें जो सदस्य हैं वो इंडिया के अलावा पाकिस्तान, यमन और अन्य गल्फ़ की कंट्रीज़ के भी उसमें सदस्यों को जोड़ा गया था। बहुत रिसेंटली जून के महीना में जो अभियुक्त है इसने 4 पाकिस्तानी नंबरों को और जोड़ा था। इस ग्रुप में देश विरोधी बातें, वीडियोस को पोस्ट करना, कश्मीर में चल रहे आतंकवाद के समर्थन में वीडियोस को पोस्ट करना, ये सब बातों का और विचारों का आदान प्रदान होता था। एसएसपी ढिल्लों ने बताया कि इस ग्रुप में बांग्लादेशी लोग भी शामिल हैं। ग्रुप में लोगों ने 2023 से डायरेक्ट जिहाद नाम का स्लोगन दिया था। इस ग्रुप और गजवाए हिंद ग्रुप की जो डिस्प्ले पिक्चर थी उसमें लोगों ने भारत के नक्शे पर ग्रीन कलर और पाकिस्तानी झंडा लगाया हुआ था। जनवरी में इसने एक और ग्रुप बनाया जिसमें 10 सदस्य थे, जिसमें 8 बांग्लादेश के हैं, एक ये स्वयं था और एक पाकिस्तानी उसका मेंबर था, जिसमें भी जो खास करके बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं उनको भड़काने के लिए और भारत विरोधी कार्य करने के लिए इस ग्रुप में के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा था। और जो बाकी ग्रुप के सदस्य हैं, खास करके जो
यहीं के रहने वाले हैं, उनका भी हम लोग ट्रेस करवा रहे हैं। इन लोगों के जो चैनल्स हैं, कहाँ से इनका फंडिंग आ रहा है, आय का स्रोत है, उसका सत्यापन करवाने के लिए एक विशेष टीम हम लोगों ने तैयार की है। गजवाए हिंद का वही मतलब है जो पीएफआई का लक्ष्य है, यानी भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाना। ताहिर भी फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार हुआ है और कल पीएफआई के मेंबर्स भी फुलवारी शरीफ से ही अरेस्ट किए गए थे। इस मामले में अब तक 4 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। इस केस में 26 नामजद आरोपी हैं। फुलवारी शरीफ के अलावा मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में भी पुलिस ने रेड की है। जलालुद्दीन और अतर की गिरफ्तारी के बाद जानकारी मिली है कि पीएफआई भारत में मुस्लिम नौजवानों को बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमीयत उल मुजाहिदीन के मॉड्यूल की तर्ज पर आतंकी ट्रेनिंग देने में जुटा है। जमीयत भी शुरुआती दौर में बांग्लादेश के मदरसों में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के नाम पर राइफल, पिस्टल के साथ साथ तलवार और चाकू की ट्रेनिंग देता था। बिहार में पीएफआई भी इसी तरह की ट्रेनिंग दे रहा था। ट्रेनिंग देने के लिए केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से ट्रेनर आते थे। जांच में पुलिस को ऐसे ही एक रसलान नाम के शख्स के बारे में पता चला है। रसलान केरल का रहने वाला है और पीएफआई की नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर है। पुलिस को फुलवारी शरीफ के अलावा पीएफआई के एक और जगह पर ट्रेनिंग कैंप के बारे में पता चला है और इसका खुलासा जल्दी किया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 2 ट्रेनिंग कैंप्स को अभी तक हमें सूचना है। फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर जो फुलवारी शरीफ में हम लोगों ने बस्ट किया। सेकंड कैंप सगुना मोड़ के बारे में इन लोगों ने बताया, उसको हम लोग जीरोइंग करा रहे हैं। और इन लोगों ने जो बताया है अभी तक की सूचना में, बहुत सारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी कैंप लगे हैं। तो हम लोग प्राप्त सूचना के आधार पर और लोकल इंफॉर्मेशन से उसको वेरीफाई करते हुए हम लोग रेड्स करेंगे और रेड्स करके इन सब लोगों को ट्रेनिंग लेने वाले, ट्रेनिंग कराने वाले, फाइनेंस करने वाले, इनके सिंपैथाइजर, इनको आश्रय देने वाले, छुपाने वाले सब लोगों को बेनकाब करेंगे। रसलान या फिर जो बाकी हैं जो कि अलग अलग जगहों से, स्टेट से आकर यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे थे, उनकी क्या भूमिका है? क्या मेन किंगपिन के तौर पर यही है? जहाँ तक रसलान की बात कर रहे हैं, रसलान के बारे में जो अभी तक सूचना मिली है कि वो पीएफआई और एसडीपीआई का बिहार का इंचार्ज है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया, अपना रास्ता अलग कर लिया। ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करेगी। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में न तो उनसे बात की, न यशवंत सिन्हा ने उनसे सपोर्ट मांगा, तो बिना मांगे सपोर्ट क्यों दे। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने खुद आगे बढ़कर उनसे द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने की अपील की। 8 जुलाई को जब द्रौपदी मुर्मू लखनऊ आई थी तो योगी आदित्यनाथ ने डिनर पर उन्हें भी बुलाया था, इसलिए वो प्रेसिडेंट के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख को प्रेस वार्ता किया था और उसमें मेरी ज़रूरत नहीं समझी, मेरे वोट की उनको ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद भी मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने के कारण फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री से मिलने के बाद और अपनी पार्टी फोरम में पार्टी विधायकों की राय में सभी लोगों ने एक स्वर से ये बात कहा कि आप द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करिए। तो आज हमारी पार्टी, हम जो 6 विधायक हैं, हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। गठबंधन में है या नहीं है ये बताइए। अभी तो हैं। कब तक रहेंगे? तो अभी तो फिलहाल हम राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात करते हैं। अब आगे टाइम आएगा तो बताया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में सबसे अंत में जो कहा वो गौर करने वाली बात है। रिपोर्टर ने उनसे पूछा गठबंधन में है या नहीं, तो उन्होंने कहा अभी तो हैं, आगे जो कुछ होगा वो बताया जाएगा। मतलब है कि अभी हैं, लेकिन कब तक हैं ये पता नहीं। समाजवादी पार्टी को शायद उनकी बात अच्छी नहीं लगी, इसीलिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तुरंत सामने आए। अनुराग भदौरिया ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने अपना असली चेहरा दिखा दिया।
ओपी राजभर जी का अपना एक दल है, जिसका जो दल होता है उसको अपने फैसले लेने का अधिकार होता है, लेकिन ये भी सच है जिसका जो असली चेहरा होता है वो एक न एक दिन जनता के सामने आ ही जाता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को भी आईना दिखा दिया। राजभर ने कहा उन्होंने अखिलेश को सही सलाह दी थी, सच बोला था, अगर सच भी बुरा लगता है तो इसका कोई इलाज नहीं है। अखिलेश यादव जब तक एसी कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक पार्टी का भला नहीं होगा। मैं आजमगढ़ 12 दिन लगातार अनवरत 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में 300 नेताओं को लेकर मैं वहां काम किया। तो धरातल पे जो मुझे असेसमेंट मिला, जब रिजल्ट आया तो मुझे जो धरातल पे मैंने सुना था वही बात मैंने कहा कि अखिलेश यादव जी एसी से निकल करके आजमगढ़ आए होते तो आज हम हार का मुंह नहीं देखते। आज जो हमारी छीछा लेदर हो रही है ये नहीं होती। ये बात लोगों को बुरा लग रही है। जो टीवी पर आके बयान देते हैं नेता, उस गर्मी में एसी से निकलने की हिम्मत नहीं पड़ी जो टीवी पर आ जाके बोल रहे हैं। दिखाई नहीं दिया, तब दिखाई दिया ओम प्रकाश राजभर। हम 12 घंटा 16 घंटा 14 घंटा हम मेहनत की, 13 14 सभा करते थे। अब आज बयान दे रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ी वहां जाने की। अगर कह दिया कि एसी से बाहर निकलो तो बुरा लग रहा है, तो ठीक है। अगर सिर्फ ओम प्रकाश राजभर अखिलेश पर उपेक्षा का इल्जाम लगाते तो कहा जा सकता था कि वो बीजेपी के करीब जाना चाहते हैं, अमित शाह से मिल चुके हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश के चाचा शिवपाल ने भी हूबहू यही कहा। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने न उन्हें मीटिंग में बुलाया, न उनसे बात की, इसलिए वो भी द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। जब अखिलेश परिवार को साथ नहीं रख पा रहे, सहयोगी दलों को साथ नहीं रख पा रहे, तो पार्टी कैसे चलाएंगे, ये सोचने की बात है। मुंबई से आज बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस आज राज ठाकरे से मिलने उनके घर पहुंचे। महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद फडणवीस और राज ठाकरे की यह पहली मुलाकात है। लेकिन चूंकि बहुत जल्द शिंदे फडणवीस सरकार में कैबिनेट विस्तार होना है, कुछ ही दिनों से चर्चा भी चल रही थी कि राज ठाकरे के बेटे को शिंदे सरकार में मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इसलिए राज ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात के बाद आज ये चर्चा और तेज हो गई। मीटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस ने बताया, पिछले दिनों राज ठाकरे का ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने वादा किया था वो मिलने आएंगे, इसलिए आज उनके घर जाकर मुलाकात की है। इससे ज्यादा इसका कोई सियासी मतलब नहीं है। राज ठाकरेंचं ऑपरेशन झालं। राज ठाकरे का ऑपरेशन हुआ था, इसके बाद कई नेता उनसे मिलने गए थे, मैं भी गया, तो इसमें क्या गलत है? मैंने तो सदन में ही कहा था कि मैं राज ठाकरे से मिलने जाऊंगा। जहां तक अमित ठाकरे को मंत्री बनाए जाने की बात है, तो मैं इस पर यही कहूंगा कि आप लोगों को शायद खबरें कम पड़ रही हैं। मग आता बातम्या कमी पडल्या। राज ठाकरे ने भी बेटे अमित ठाकरे को मंत्री बनाने की खबरों को गलत बताया, लेकिन एमएनएस के लीडर बाला नंदगांवकर ने कहा आगे कुछ भी हो सकता है। ये बातें हम आपके जरिए सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें भी पता नहीं, मीडिया के जरिए जो भी कुछ बातें आ रही हो हम लोग सुन रहे हैं। उसके बाद तो कुछ नहीं पता चला। अमित जी ठाकरे जी का भी नाम सामने आ रहा था, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, वो तो राज साहब ने खुद बोल दिया अभी सभी को, वो बात भी गलत थी, वैसा कोई प्रस्ताव नहीं। राजनीति में तो राजकारण में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कौन कभी दोस्त बनता है, कौन कभी दुश्मन बनता है। दुश्मन नहीं, महाराष्ट्र में तो दुश्मनी नहीं चलती, मगर कुछ भी राजनीति में हो जाता है। अभी सोचा भी नहीं था ऐसा गठबंधन भाजपा और एकनाथ शिंदे साहब के लोगों का हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल तो मैं कोई भविष्यवेता तो हूँ नहीं। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में आज रनिल विक्रमसिंघे ने एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम संभाल लिया। विक्रमसिंघे इससे पहले देश के प्राइम मिनिस्टर थे। एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने के बाद रनिल विक्रमसिंघे ने स्पीकर महिंदा अभयवर्धने से देश के नए प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसा नाम सजेस्ट करने की अपील की जो सबको मंजूर हो। कल प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे ने स्पीकर को अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए भेजा था। गोटाबाया 3 दिन पहले देश छोड़कर चले गए थे, वो इस वक्त सिंगापुर में हैं। उनके देश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के महल और प्रधानमंत्री के आवास से पीछे हट गए थे, दोनों ठिकानों को खाली कर दिया था। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति के बाद नया प्रेसिडेंट चुनने के लिए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा और उम्मीद यह है कि 22 जुलाई तक श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा।
हालांकि देखना यह होगा कि जो भी नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो जनता को मंजूर होगा या नहीं। देश में आर्थिक संकट से परेशान जनता ने 9 जुलाई को प्रेसिडेंट पैलेस पर धावा बोल दिया था और यह कहा था कि वो मौजूदा नेताओं में से किसी को भी राष्ट्रपति के तौर पर नहीं देखना चाहती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।